वो काम उसने करना। वो आपका ब्रेन है जो हैंग हो रहा है बार बार, उसको खोलने का काम आपका S1 सिंपल काम करता है। मेरा मेडिसिन नहीं है। ये देखो राय साहब बैठे, हाँ आपने डिस्कस किया था मेरे का, जिस मेडिसिन पेटेंट में या जो मेडिसिन में आपका S1 और C1 है, C1 भी है तो काम है। तो ये डेंगू क्या नाम से कोरोना जो है उतना इतना हानिकारक नहीं, परंतु मेडिकल साइंस में वो जैसे रिसर्च कर रहा है वैसे टीवी में बता रहा है, हम वैसे ही डर रहे साहब कि वो लंग्स को खा गया उसने। अरे मेरे पास एक पेशेंट आया था, ये कोरोना का नहीं था, इसके पहले एक दूसरा केस था, 5-6 साल से उसका नागपुर का ट्रीटमेंट चल रहा है और 24 घंटा सिलेंडर उसके साथ में रहता था, सिलेंडर लगा रहता था फुल टाइम, वो घर पे ही रहता था, बाकी कुछ नहीं। पर लंग्स उसके विजुअल नहीं, दोनों लंग्स विजुअल नहीं, ऑक्सीजन का लेवल सडनली डाउन होता है, लंग्स विजुअल नहीं होता। डॉक्टर का इसलिए लंग्स खत्म, जिंदगी बचाना है, चलाना जब तक कोई सिलेंडर का रहेगा तो वो लैट्रिन बाथरूम भी जाए तो वो सिलेंडर इतने लंबे सटक रहती थी कि बाथरूम उसी कमरे में बाथरूम तक लैट्रिन तक चला जाए, वो सटक मतलब सटक 24 घंटा उसकी नाक में हाथ लगी हुई सिलेंडर के, और एडवांस 2-3 सिलेंडर ऑक्सीजन के रखे हुए, कहीं बाहर जाना नहीं। वो पेशेंट मुझे मिला था, मैंने ट्रीटमेंट दिया, लगभग 6 महीने ट्रीटमेंट चला होगा, क्योंकि 6 महीने इसलिए चला कि वो हर महीने रेगुलर आकर ट्रीटमेंट नहीं लिया। हमने दवाई रिश्तेदार थे, हमने कहा ये दवाई ले लेना, ये दवाई ले लेना, लेते 6 महीने के बाद में साहब वो सिलेंडर हट गया, वो सब कुछ हट गया। आज व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, किसान है वो, खेत में काम कर रहा है, दूर की रिश्तेदारी में आता है, एक रिश्तेदारी हमको ऐसी मुलाकात हो गई थी हमारी, तो आज वो खेत में काम कर, आज भी जिंदा, कहाँ का सिलेंडर हो गया, और 5 साल से वो सिलेंडर पर जिंदगी जी। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है, क्या क्या दिए थे, एक पेशेंट मेरे पास भी है, उसमें साहब देखो विजुअल नहीं हो रहा ना, ब्लीडिंग वाला फार्मूला देखो, A3 S3 C3B, बस इतना सब देना ही। क्या क्या 3 नंबर दवा, 3 नंबर वाला A3 C3 S3 S3 B, और P3 भी ले लो क्योंकि लंग्स की मेडिसिन है, P3 भी ले लो, और B इसी मेडिसिन को देना है, B हाँ ब्लीडिंग वाला फार्मूला P3 ले लो। ये कैसे दिया सर? इसको नेगेटिव फॉर्म में देना, मतलब 5 ड्रॉप 100 है। सर ये आपने कैसे वॉच किया? बता रहा हूँ सब, वो उसकी रिसर्च मैं तो बताऊंगा, वही- मैं रिसर्च बताऊंगा आपको इसके बारे में, मैं रिसर्च बताऊंगा इसके लिए। अपन लोग यही तो MD में होता है कि अपन लोग एक सब्जेक्ट पर ही अपन लोग डिस्कस करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई उसके बारे में बताऊँ, पहले थोड़ा सा भी सब्जेक्ट थोड़ा आगे बढ़ा लूँगा, जिस सब्जेक्ट को खोला मैंने पेज में। तो ये जो है कोरोना का मेन अटैक किया था हमारा नर्वस सिस्टम, और आज जिनको कोरोना हुआ ना, उनका ट्रीटमेंट होकर स्वस्थ भी हो गए ना, उनका माइंड कमजोर हो गया। आपने अनुभव किया होगा, याददाश्त है, मतलब ब्रेन कम हो गया, वीक हो गया, मेंटलिटी चेंज हो गई होगी, बहुत सी चीज़ें आप खासकर ब्रेन से संबंधित चीज़ें चेंज हो गई। इसलिए कई लोगों ने कहा कि भैया वैक्सीन के बाद में या कोरोना के बाद इम्पोर्टेंसी कई लोगों का, अच्छा पेपर में भी आया कई बार। उसमें एक चीज और हुई है सर, मतलब बोलना चाहिए इंसुलिन ग्लैंड भी जो है ना, हाँ। वो लोगों की मतलब बोलना चाहिए डैमेज हो गई उस मतलब एलोपैथी मेडिसिन से। हाँ। हर किसी का शुगर 500 400 400 हाँ, वो शुगर बढ़ाएगा वो। मतलब शुगर हाई गया हाँ स्टेरॉइड की वजह से, मतलब जो डेकाडाउन इन लोगों ने जो हाँ, किया। वो तो गलत दवाइयाँ दी गई, तो उसके कारण परिणाम है। तो कहने का मेरा मतलब था कि कोरोना ने जो इफेक्ट किया, ये ज़रूर है कि आपका लंग्स के ब्रेन के ऊपर इफेक्ट किया उसने, सेंसरी नर्व्स के ऊपर, और हमारा 24 घंटा मतलब 1 सेकंड के लिए न रुकने वाले 2 पार्ट्स हैं हमारे, लंग्स एंड हमारा हार्ट। ये एवरी टाइम चलेगी, आप बेहोश भी रहोगे तो भी आपका लंग चलेगा और हार्ट चलेगा। इसमें भी यदि थोड़ा सा इफेक्ट आ गया, जैसे आप देखते हैं हार्ट में थोड़ी सी रुकावट आती है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है थोड़ा सा भी। अरे यहाँ पूरा रुक जाए तो पूरा हाथ काला पड़ जाएगा, वो ब्लॉकेज यहाँ आ जाए तो हाथ पूरा काला पड़ जाएगा, परंतु मरेगा नहीं। परंतु हार्ट में थोड़ा सा भी आ जाएगा तो आपने देखा होगा कि दुनिया कहाँ की कहाँ चली जाती है हार्ट अटैक की वजह से। ऐसी लंग्स में भी होता है। ये 2 ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, कंटिन्यूस चलने वाले, इनमें रुकावट नहीं आने, हाईवे है ये पूरा, इसमें थोड़ा सा भी रुकावट आए तो तोड़फोड़ चालू हो जाती है। जैसे अपने कोरोना केस में देखा कि उसने अटैक कहाँ किया था, म्यूकस मेम्ब्रेन पे। घर कहाँ बनाया था, श्लेष्मक झिल्ली के ऊपर अपना घर बनाया था।
और सर्दी जुकाम का वायरस कहाँ घर बनाता? म्यूकस मेम्ब्रेन में ही बनाता है। भाई जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सलाइवा है, उसी में तो फ्लू, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, ये सब कहाँ इनका वायरस है अपना होस्ट बनाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन में बनाने के कारण से फिर वहीं से वो रह करके अपनी ज़िंदगी चालू करता, अपनी कॉलोनी फॉर्म करता, बच्चे पैदा करता, पॉपुलेशन को, तो वो कभी हमको नुकसान नहीं करता। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता। मैंने एक दिन आपको एग्जाम्पल बताया था कि हमारा सेल इतना बड़ा है साहब, और बैक्टीरिया या वायरस का सेल इतना छोटा सा है। ये भी एनिमल सेल है, ये भी एनिमल सेल है, तो इतना छोटा सेल इतने बड़े सेल को कैसे खा सकता है, कैसे नुकसान पहुँचाता है? इसके पास भी हाथ पैर नहीं है और इसके पास भी हाथ पैर नहीं है, दांत मुंह कुछ नहीं है, सिंगल सेल है इसके पास। ये सिंगल सेल की अपनी हिस्ट्री पढ़ी आपने, बॉटनी जूलॉजी में पढ़े होंगे आप लोगों ने। ये सिंगल सेल है, सेल एक सिंगल सेल की रचना एक होती है, एक अंडाकार होती है, उसमें कोई हाथ पैर नहीं होते कि किसी चीज़ को खा ले या पी ले। ये चीज़ जरूर है, इसकी दीवार झील अर्धपारगम होती है, कोई चीज़ पानी जैसे रिस्क के अंदर चली जाती है, अंदर की चीज़ बाहर आ जाती है। ये एनिमल सेल होता है। प्लांट सेल भी ऐसे ही होता है, वनस्पति कोशिका। सिर्फ इसमें है कि बीच बीच में उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो भोजन खुद स्वयं बनाता है। बाकी प्लांट सेल और एनिमल सेल में कोई विशेष अंतर है? आपने 11th-12th की पुस्तक पढ़ा होगा, ये पढ़ाया जाता है जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। तो ये जंतु कोशिका इतनी छोटी है, दो ही प्रकार की कोशिका होती प्रकृति के अंदर। तो हमारे शरीर की इतनी बड़ी कोशिका है, क्योंकि जितना बड़ा जानवर होगा उतनी बड़ी उसकी कोशिका बड़ी होती है। तो हमारा सेल और वायरस का सेल, वायरस सेल तो इतना छोटा होता है बैक्टीरिया की, हमारी नंगी आंखों से नहीं देखते, उसके लिए माइक्रोस्कोप दिखाना पड़ेगा, और हैवी वाला इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, जिसमें 1000 गुना बड़ा देख सकते हैं, तब जाकर कहीं ये बैक्टीरिया वायरस पकड़ में आता, तब भी उसमें कई बार नहीं पकड़ में आता। तो ऐसी अवस्था में इतना छोटा सेल इतने बड़े सेल को नुकसान नहीं करता, ये कभी नुकसान नहीं। नुकसान कहाँ होता है कि ये जो वायरस है, इसमें इसको भी खाना पीना वही चाहिए जो इसको चाहिए जीने के लिए। हमारे कोशिकाओं को, हमारे मांस को, हमारे सेल को जो भोजन चाहिए, वो भोजन इसको भी चाहिए, दोनों को एक साथ चाहिए। ठीक है, जैसे अपन ये देखें, दो प्रकार के पेड़ लगे हुए, एक आम का पेड़ लगा और एक नींबू का पेड़ लगा, दोनों एक ही जमीन में लगे हुए, पर दोनों को क्या कॉमन रूप से चाहिए? पानी। दोनों को पानी दोगे तो ऑटोमेटिक जिसको चाहिए वो भोजन अपने पक्षी से भी चाहिए। नींबू वाला नींबू तत्व तो ले आएगा, आम वाला आम का तत्व तो ले आएगा, पर पानी चाहिए। पानी नहीं दोगे ना, वो जमीन अच्छी जमीन में भी रहेगा तो वो फल नहीं देने वाला। तो इसी प्रकार से इनको जो भोजन चाहिए वो हमारे शरीर के अंदर सेम भोजन होना चाहिए। परंतु होता क्या था, इसने खाने के बाद जो गंदगी छोड़ा, वेस्ट मटेरियल छोड़ा, और इसने छोड़ा गंदगी खाने के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ छोड़ा, तो ये तो एक्सेप्ट कर लेती है हमारा ब्लड वेसल्स। यूरिक एसिड नाइट्रोजन कंपाउंड छोड़कर यूरिया तत्पर होकर शरीर से बाहर निकल जाता, ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप बाहर निकल जाता, और कोई ऐसी विजातीय पदार्थ ज़्यादा छोड़ते हैं, और छूटता है तो उसको निकालने के लिए हमारे शरीर में भगवान ने प्रोसीजर बनाई है। परंतु ये बैक्टीरिया जो है, पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड न छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, उसको ले तो ऑक्सीजन ही रहा है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, परंतु ये वहाँ अंदर जा करके वो कार्बन डाइऑक्साइड न बना करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ ये छोड़ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में है, आरबीसी उसको रिसीव कर लेंगे, लंग्स के द्वारा बाहर फेंक देंगे, परंतु ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जहरीला पदार्थ, ये भी ऑक्सीजन से बना हुआ, तो ये जहरीला पदार्थ हमारे उन सेल को बाकी चीज़ को नुकसान करता है। तो जो डिफरेंस प्रकार के बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो हमारे शरीर में पहुँच तो जाते हैं, परंतु वो नुकसान नहीं करते। उनके द्वारा जो गंदगी छोड़ी जाती है उत्सर्जी पदार्थ, वो उत्सर्जी पदार्थ कितना हानिकारक है, कितना नुकसानदायक है, उसी हिसाब से फिर बॉडी के अंदर मलेरिया का वायरस ले लो, फ्लू का ले लो, इनका ले लो। तो इसी प्रकार से कोरोना नेट का वायरस जो है, उसने जो गंदगी छोड़ा, तो पता लगा कि जहाँ चिपका हुआ है वो झिल्ली के सेल को गलाना चालू कर दिया, म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल को गलाना चालू कर दिया। तो आपने कहा कि साहब ये तो लंग्स को खा गया और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। भाई वो तो उसका काम ही है कि जो गंदगी छोड़ रहा है। जैसे दो पेड़ लगाए थे अपन, एक नींबू को लगाए थे, एक आम का पेड़, आम के पेड़ का अगर तो पता लगे आम पकने के पहले ही लोगों ने तोड़ के ले गए, उसका कचरा मार्केट में दिखे नहीं, कोई छोए वगैरह गंदगी दिखी नहीं, पर तो नींबू कोई उठा कर नहीं ले गए तो नीचे पड़ा हुआ सड़ रहा है और बदबू आ रही है उसमें से बदबू फैल रही है, और वो बदबू के कारण से पता लगे उस पेड़ के नीचे उधर
जंगल में हम उस पेड़ की तरफ जा ही नहीं सकते क्योंकि बहुत बदबू आ रही है वहाँ से, क्योंकि वो सड़े नींबू है, वो बदबू फैला रहा है। इसी प्रकार से ये कोरोना की केस है। परंतु इसको हमारे जो कोरोना आया, इसको हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी झिल्ली के ऊपर इसका इफेक्ट ना हो, जो टॉक्सिन छोड़ रहा है उसको इफेक्ट ना हो, उसको बचाने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम, जैसे अपन सिगरेट पीते ना, एक एग्जाम्पल होता है, बीड़ी इंसान पीता, तम्बाकू पीता था पहले, वो चलम्मा भर के पीते थे, कितना पी जाते, दिन भर में मेरे हिसाब से 100 ग्राम 150 ग्राम तम्बाकू पी जाते थे, भयंकर पीते थे, पूरा हाथ काला हो जाता, होंठ काले हो जाते। परंतु दादा की उम्र 100 साल में मरा, कोई टीबी नहीं हुई उसको, ये आपने देखा होगा। परंतु हम देखते हैं और उसको वो एक हैबिट में भी है, बीड़ी भी कई लोग आज भी पीते होंगे, दिन भर 2-4 कट्टा फूक जाते है ना। पर वो बीड़ी और जो सिगरेट है, इन दोनों को बेसिकली करते हैं, धुआं वो भी छोड़ता है, धुआं वो भी छोड़ता है, उसको भी खींच के पीते हैं, उसको भी खींच के पीते हैं। और बीड़ी में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, सिर्फ बीड़ी में, क्योंकि तंबाकू करती है और तेलू को करता है। परंतु सिगरेट के अंदर जो केमिकल मिलाया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आंशिक रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहती है। कार्बन धुआं तो निकलता कार्बन डाइऑक्साइड में, पर आंशिक रूप से उसमें जो केमिकल मिलाया वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। और जितनी महंगी सिगरेट होगी उतने ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और जितना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा आपकी बॉडी और नहीं, आपकी बॉडी ज़्यादा हिलेगी, मतलब उसका विरोध करेगी, और जब ज़्यादा विरोध करेंगे मेरा बहुत मज़ेदार सिगरेट रही है, मनमना गया भाई, शरीर हिल गया पूरा, इसलिए तो पीते नहीं, दारू इसलिए तो पीता है इंसान कि बॉडी को हिला दे पूरा, कच्ची पी रहा, जबकि मालूम है कि भाई इसके बाद में गिर जाएंगे, हो जाएंगे, फिर तो नहीं यार एक पैक और ले ले, थोड़ा मज़ा नहीं आया, थोड़ा हो जाए, मतलब बॉडी को हिला दे, क्योंकि मस्त रही यार, बिल्कुल हिला दिया उसको। तो सिगरेट है वो नुकसानदायक, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल मिलाया जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी WBC को बहुत इफेक्ट करता है, तो बहुत तेज़ी से बॉडी में ब्लड का संचार बढ़ाता है, क्योंकि केमिकल आ गया, जहर आ गया, तो उसको जहर को न्यूट्रल करने के लिए बहुत तेज़ी से स्पीड बढ़ाता है। तो हमने कहा यार एक सिगरेट पिए, पसीना पसीना हो गया, मज़ा आ गया, फिर भरमन आ गया, और कहो किसी को चक्कर भी है ना। अब जैसे मान लीजिए तम्बाकू खा रहे, बहुत से लोग खाते होंगे, खा रहे ना तम्बाकू खा रहे, आप तम्बाकू को सिर्फ चूना और तम्बाकू रगड़ के खाइए, कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा कड़वी लगेगी, छूट देगी, पर 1 घंटे तक वो तम्बाकू को रगड़िए साहब, चूना वही तम्बाकू, और उसकी तो एक चिमटी भर उठा के जीभ में रखिए, आप भनभना आ जाएंगे। यह ऐसा देखा है हमारा, ज़्यादा रगड़ लिए तो पसीना पसीना हो जाता है वही चीज़। पर जब उसके अंदर तम्बाकू के जो केमिकल के साथ में चूना का कॉम्बिनेशन और बीट दिया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक विषैला पदार्थ बनता है, और वो विषैला पदार्थ जैसे ही जबान पे रखते हो नर्वस सिस्टम को हिला देता है। वैसे ही तम्बाकू चूना खाओगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे थोड़ा सा मिलाओ, हल्का सा रगड़ के खा लोगे, तो ज़्यादा चूना हो जाएगा, जीभ जल जाएगी या कड़वा के थूक दोगे। परंतु उसको जम से रगड़िए साहब, रगड़ने के बाद में जब केमिकल एक्शन हो जाए, उसकी थोड़ी सी पत्ती जबान करके पसीना पसीना, ये तम्बाकू खाने वाले ने अनुभव किया होगा, गांजा पीने वाले ने अनुभव किया होगा, और भी लोगों ने दिखा। तो इसी प्रकार से ये केमिकल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो क्या नाम से हमारा ये टॉक्सिन छोड़ा, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किया। तो हमारा जो अभी कोरोना ने क्या किया, ये नर्वस सिस्टम को यदि स्ट्रॉन्ग करके रखी है आपने, तो ये इसको तोड़ने नहीं चाहिए। इसलिए आप तम्बाकू जब खाते हो तो तम्बाकू के साथ में सुपारी खाते हो। खाली तम्बाकू खाओगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, चक्कर भी आ सकती है, तो एक तम्बाकू का पीस, सुपारी का पीस खाना डालो, क्योंकि सुपारी का एक नेचर होता है कि जबान पे रखते से ही सलाइवा बनाता है, लार बनाता है। खाली सुपारी रखते थे वो उनमें लार बनना चालू हो जाएगी, तो वो लार जो है उस तम्बाकू को डाइल्यूट करती है, उसके गुण को डाइल्यूट करती है, और जब डाइल्यूट कर देगी तो उसका प्रभाव शुरू होगा। इसलिए तम्बाकू के साथ में लोग सुपारी खाते हैं, उसका कारण ही होता है कि सुपारी स्वयं अपने आप में नुकसानदायक चीज़ है। ज़्यादा सुपारी खाओगे लॉकडाउन हो जाते, कई लोगों को जवान मोटी हो जाती, तो इतनी आवाज़ हो जाती है, स्पष्ट आवाज़ नहीं निकल पाती है ना, कई चीज़ें होती सुपारी से। पर ये कुछ कारण हैं जिस कारण से धर्म संस्कारों में ये जोड़ दिया गया है सुपारी को, पर बाकी वो भी नुकसानदायक होता है। तो इसी प्रकार से डॉक्टर साहब हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम को
यदि हमने मजबूत कर दिया है तो नर्वस सिस्टम इसका जो केमिकल छूट रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी पदार्थ केमिकल छूट रहा है जो हमारे इन सेलों को गला रहा है, खराब कर रहा है, उसके लिए डायल्यूट कर देता है। वहाँ रस का सिक्की वैसे ही बीमारी करती है। जैसे ही कोरोना का आया ना, मान लो ब्रेन भले ही इफेक्ट ना कर रहा हो, परंतु हमारा शरीर में जैसे ही कोरोना आता है पहले सर्दी बनाता है, फिर कफ बनाता है, फिर खांसी चलती है और टेस्ट कराते हैं, और फिर बुखार आता है और टेस्ट कराते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। ये सिम्टम्स आते हैं ना, बुखार आया, सर्दी जुकाम हुई, खांसी जला, गला जाम हो गया, सांस लेने में परेशानी हुई, कोशिश कर रहा है ना, इसलिए शरीर पहले इसको स्वयं कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा सलाइवा बना के उसको खत्म करते हैं, पर उस अनुपात पर ना बना पाने के कारण से फिर वो पानी या भाप बन के रुक जाता है और कफ जो है चिपक जाता है, कफ जो लंग्स में आकर के चिपक जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ऑक्सीजन से कोई संबंध नहीं है इसका, पर ऑक्सीजन और लंग्स और ऑक्सीजन के बीच में एक पर्दा टाइप का बन जाता है कफ का, तो आदान प्रदान नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कार्बन का आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। जबकि यदि हम इस पर्दे को साफ कर दें तो ऑटोमेटिक जितनी हवा ले रहे हैं आप पूरी की पूरी ऑक्सीजन आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वहाँ पर्दे की उस साइड तो आरबीसी खड़ी हुई है कि ऑक्सीजन को रिसीव करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, परंतु बीच में पर्दा वाटर लगी हुई है, कफ की वाटर लगी हुई है, तो इतना वो दे पा रही ना ये ले पा रही, तो ऑक्सीजन के लेवल शरीर के अंदर। तो कोरोना ने जो इफेक्ट किया था वो ब्रेन की। तो मेरा ये सब कहने का मतलब ये था कि हमारी इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन का मेन ध्येय जो होता है, मेन टारगेट हमारा ब्रेन। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा, जैसे खान साहब प्रैक्टिस करते हैं, कोरोना काल में इनने लाइन लगी हुई थी और इनके पास में अभी बता रहे थे कि एसडीएम और फलाने 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 सब अधिकारी इनके पास बैठे थे और इनसे बोलते भैया इलाज करो, ये करो। अब इनने क्या किया होगा, इनने उनके माइंड को अटैक कर दिया, जितने अधिकारी थे, कि भैया एलोपैथिक वाला नहीं है, ये डॉक्टर जो है ये ठीक कर रहा है, मतलब उनके दिमाग में ये विश्वास जाग। और जो व्यक्ति आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनने देखा कि यार ये खान साहब के पास ना मालूम कौन सी जादू की पुड़िया है यार, ये पुड़िया बना के देते हैं और ठीक ही हो जाता था। 2 दिन खाता, 1 दिन खाता, 5 दिन खाता है, 150 रुपये लेता है, ठीक है लेता है। तो अब कई लोग इनके बारे में अच्छा भी बोले, कई लोग बुरा भी बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, वो उनके पास ना कुछ ताबीज है, कोई मंत्र अंतर पानी कुछ दे देता। ऐसा भी होता है, कई लोग इसका देखो, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है और एक बुरा भी साथ में चलता है, हमेशा साथ में चलते हैं। जैसे परछाई साथ में चलती है, दिन और रात साथ में चलती है, धूप छाया साथ में चलती है, ऐसी अच्छाई और बुराई चलती है। तो कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार वो कुछ नहीं, तंत्र मंत्र कर देते हो और ठीक हो रहा है इसलिए आ रहे हो, और ठीक हुए, आप उसको वो नाम दे दो तो तुम्हारे हिसाब से वो ठीक है। अब उसने डॉक्टर समझ के इलाज दिया, उनके नाम से वो ठीक है, और सरकारी अधिकारी उनको देख रहे हैं कि भैया पेशेंट ठीक हो रहा है, ये भी ठीक है। ठीक होना चाहिए, काम पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये सब नर्वस सिस्टम का ही खेल है। तो इन्होंने उस एरिया के लोगों को एक नर्वस सिस्टम में बैठ कर जाकर खान साहब ने ये हाथ देख दिया, उन्हें दवाई दे दिया, ठीक हो गया। ये एक ब्रेन को, मतलब यही हमारा काम होना चाहिए डॉक्टर साहब, कि सबसे पहले पेशेंट को अपना विश्वास कायम, और विश्वास तब कायम हो सकता है जब अपने आप में विश्वास अपन को हो, कि हमें अपने आप में विश्वास है कि पैरासिटामॉल की ज़रूरत नहीं है, हमारी फ्लू काम कर जाएगी, या A1 F1 C1 देंगी काम कर जाएगा। हमें अपना A1 F1 C1 पे विश्वास नहीं है, हमें अपनी फ्लू पे विश्वास नहीं है, तो पैरासिटामॉल तो आप पकड़ाओगे। मैंने वैक्सीन लगवाया सबके यहाँ, तो हमारे यहाँ वर्कर थे 12 वर्कर हैं, तो 1-2 तो बोले जिनको काम चोरी करना है, सब इंजेक्शन लगाया, हाथ दर्द कर रहा है, बुखार भी आ गया, आज तो नहीं आएंगे, ठीक है मत आओ, आप आराम करो, ज़्यादा ये दवाई खा लेना, क्योंकि बुखार आया नहीं आया वो बात की बात, उससे ज़्यादा दर्द तो साला वो BCG के टीका में दर्द होता है, दूसरे टीके में दर्द होता है। पर उन्होंने कहा ठीक है दर्द होगा, हम लोगों ने, हमारे परिवार में सबने लगवाया, किसी कोई दर्द ना, बुखार आया ना कुछ नहीं, कुछ हम लोगों को नहीं हो, वही कोवैक्सीन हमको भी लगी, कोवैक्सीन सबको लगी हुई है, तो तुमको कैसा हुआ? हाँ समझ गए यार, इनको रेस्ट मारना था, छुट्टी मारना था, चलो मार दो, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये कि ये नर्वस सिस्टम का ही पूरा गेम होता है। तो हमारी इलेक्ट्रोपैथी जो मेडिसिन बनी, ये नर्वस सिस्टम के क्यों बनाई गई 32 मेडिसिन, मैंने आपको बताया वैरायटी कि इन कारणों से ये मेडिसिन को ये बनाया गया।
ये और इन्हीं चीज़ को अपने को ध्यान में रख कर ट्रीटमेंट देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें लक्ष्य उनका डला है तो ये ऐसा काम करेगा, इस चीज़ को नहीं सोचना। S1 ये काम करता है, ये सोचना है, ठीक है ना। ये नर्वस है और इसी नर्वस सिस्टम को, इन चीज़ को छेड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए एक ही चीज़ है, नींबू और इमली और कच्चा आम मतलब अचार, ये 3 चीज़ से अवे रखें हैं। आपने कई बार गांव में आयुर्वेदिक को देखा होगा, कोई दवाई रिएक्शन करती ना, आयुर्वेदिक दवाई तो नींबू का अचार खा लेना है। नींबू का अचार खा लेना तो तुम्हारा वो जो रिएक्शन कर रही दवाई वो लाभ कर देगा। मैंने कई वैद्यों को देखा हूँ। या नींबू पानी पी लेना, या पुराना अचार, नींबू का पुराना वाला अचार मिले, ताज़ा नहीं पुराना वाला, 1 साल 2 साल वाला पुराना अचार खा लेना, तो जो आयुर्वेदिक दवाई नुकसान कर रही है उसको तो लाभ कर जाएगा, मतलब उसके प्रभाव को काटना। जो हमारी पैथी में भी यही चीज़ है डॉक्टर, ये 3 चीज़ का अवॉइड करिए आप, क्योंकि तीनों चीज़ इस एनर्जी को डिस्टर्ब करती है, हमारी शरीर की एनर्जी को डिस्टर्ब करती है। जैसे आप लोगों ने पहले हमें सुना रखा होगा कि नींबू पानी अमृत है ना, लोग आप पीते थे पहले, खाते थे नींबू, पर आज की युग में किसी व्यक्ति को नींबू सूट नहीं कर रहा है। हो सकता है 2-4-5% लोगों को सूट कर रहा होगा, पर किसी को सूट नहीं कर रहा। कारण क्या है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर, हमारी बॉडी का ब्रेन, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम वीक कर चुका है। हम वो नींबू पानी को सहन नहीं कर सकते। अभी थोड़ा पानी भीग जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा। और इसके 10 साल 20 साल पहले जाइए, पूरी बरसात किसानों के शरीर में गुजरती थी, पूरी बरसात, और 4-4 महीने तक बरसात होती थी लगातार। ऐसा नहीं कि आज हो गया फिर 8 दिन पानी नहीं गिर रहा, वहाँ लगातार हम लोग छोटे छोटे थे तब 4 महीना पूरा बरसात में जाते थे, रिमझिम भारत। ये सावन का महीना तो पूरा रिमझिम में जाता था, पूरा कपड़े नहीं सूखते थे महीने तक। उस जमाने में किसी सर्दी नहीं, उन्होंने कितने बार पानी में गीले होते थे, लैट्रिन करने गए वहीं पानी में भीगो, घर में तो होती नहीं थी, छाता भी नहीं होता था, वो पूरा का ऐसा बना कर के थे, है ना, छाता होता है पूरा का वैसा बना करके, गुमची टाइप की बना करके उससे जाते थे, तो सिर भर बचता था और बाकी पूरा शरीर गीला हो जाता था, पर बीमारी। और आज के युग में आप एक बार पानी भीग हो जाइए, फ्लू हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। और पता क्योंकि हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम इतना वीक हो चुका है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि गर्म पानी पी रहे हो, ये अच्छी बात है, पर इससे आपका नर्वस सिस्टम वीक हो, आपके शरीर में ठंडे पानी से लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी। जब कभी ठंडा पानी पियोगे तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा या पेट की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, क्योंकि उसकी हैबिट में आ गया पर शरीर गर्म पानी की हैबिट। आप नॉर्मल पानी पियेंगे, कभी हो सकता है कई बार धोखे से नॉर्मल पानी मिल जाता है, आप जम से प्यास देगी, पानी खत्म, हमने पी गया पूरा पानी, तो अभी पीना पानी तो क्या करोगे, नॉर्मल पानी पियोगे? नहीं सर, वो पाइपलाइन खुलेगा 4 नहीं, बजे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, अच्छी बात है तुमने बताया, क्योंकि भाई तुम्हारे एरिया की पाइपलाइन फूट गई है तो गंदा पानी भी उसमें आ रहा है, तो डेफिनेटली जॉन्डिस तो हो ही जाएगा। ये तो डेफिनेटली बात है कि वो पानी भी जॉन्डिस हो जाएगा, पुरानी पाइपलाइन डली ये तो इसलिए पहले पानी चेंज कर नहीं, ठीक है, वो अच्छा किया, पर मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अब इसको नथा में मत लेना। मेरे कहने का मतलब ये, अभी मैं एक सिंपल से एक उदाहरण दूँ। एक परिवार मेरा मिला, मतलब मेरे समझाना परिवार, विकास की ससुराल, उनके घर में हमेशा गर्म पानी पीते हर व्यक्ति, फुल टाइम, सास ससुर बेटी बेटा सब जो है गर्म पानी पीते हैं। और जब कोरोना का समय आया साहब, आप ताजुब बनेंगे, पूरा घर बैठ गया कोरोना में, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। अब गर्म पानी तो पीते थे, और कितना गर्म पियोगे अब पानी गर्म पानी तो पीते थे, अब खोलता हुआ थोड़ी डाल लोगे पेट के अंदर, क्यों कोरोना में गर्म पानी पीना है, तो तुम ऑलरेडी पहले से पी रहे थे, फिर भी कोरोना हो गया, कब जम गया क्या करो? फिर मैंने कहा भैया देखो, तुम गर्म पानी पी रहा है, जैसा पी रहा है, रहने में ये दवाई भेज रहा हूँ, मैंने दवाई दिया और 8-10 दिन का सब नॉर्मल। अब मैंने कहा धीरे धीरे ये गर्म पानी को बंद करो, क्योंकि वो गर्म पानी पिए बिना उनको लैट्रिन ही नहीं हो रही सब लोगों को। वो गर्म पानी पीएंगे तभी जाकर प्रेशर बनेगा, तभी जाकर करेंगे। धीरे धीरे महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर अब सब लाइन पे आएगा, धीरे धीरे सब चढ़। कहने का मतलब ये जो प्रकृति ने हमको दिया है उसका हम भोग करें, उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं कि उसको तोड़ मरोड़ करके उपयोग करोगे। जैसे आज सब्जी है आपके यहाँ, बहुत अच्छी सब्जी मिलती है, ताज़ी सब्जी मिलती है,
हमारे जबलपुर में सब्जी मिलती है, साहब जो ताज़ी दिखती है परंतु 4 दिन 8 दिन पुरानी है, केमिकल में डाल के दिया। वो सब्जी खाओगे आपको खपती नहीं करेगी। 8 दिन पुरानी सब्जी केमिकल में हरी हरी बना दिया, दे दिया, आपने लिया कि ताज़ी बरबटी ले आया। दूसरे दिन आप तोड़ने के लिए गए, पता पूरी गली गली निकल रही है अंदर। अरे ताज़ी है तो एक दिन में कैसी गल जाएगी। तो ये चीज़ वहाँ और यहाँ में बेसिक अंतर आ रहा है। तो ये जो चीज़ें आ रही है ये हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो ये सब बात कीजिए। तो हमारा इलेक्ट्रोपैथी जो है ये नर्वस सिस्टम पे ही काम कर रहा है, ठीक। इसी नर्वस सिस्टम के लिए अलग अलग प्रकार के 32 मेडिसिन बना दी, जो मैंने आपको दादाजी के एग्जाम्पल लेकर बताया था कि कौन सा गलत रास्ते पे आया, तो आपको उसको उनको समझाने के लिए कौन व्यक्ति को आपको भेजना पड़ेगा जिससे वो चीज़ उनके दिमाग में आ जाए और समझा जाए। ये 32 मेडिसिन, इस दादाजी को 32 मेडिसिन के द्वारा हम समझा सकते हैं। ये 32 लोगों को समझा करके जो जिसके काबिल है उसके हिसाब से उनको समझा करके लाइन दिया। और इनको यदि काम बिगाड़ना है तो निगरू आप इनको प्रयोग कर दीजिए। पता है दादाजी को हमने ये बात बताया, दादाजी जी बहुत गुस्से हो गए, डंडा लेके हमारे पीछे मारने, हम तो उनको समझाने के लिए गए, वो डंडा लेके हमारे मारने के लिए दौड़ गए और झगड़ा हो गया। अब क्या करोगे, तो उसका एंटी वर्क करना पड़ेगा, उसका एंटी वर्क करना पड़ेगा। मतलब बेटा तू महीने 2 महीने साल भर उसके सामने जाना ही नहीं, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा। कुछ दिन वो आएंगे नहीं सामने, जब गुस्सा शांत हो जाएगा, जब देख लिए खुशी के मूड में तब जाना, तो शायद उसे कर तुम्हें माफ़ कर दें। ऐसी है इसके लिए हमारी खटाई का काम यही है कि हम देते हैं तो हमारी जो एनर्जी है उसको डिस्टर्ब कर देती है, ख़त्म नहीं करती है, उसी गति को बढ़ा देती है या घटा देती है। या तो उसने सही ढंग से वो पेश नहीं कर पाया दादाजी को समझाने के लिए, तो दादाजी गुस्सा में आ गए, या इतनी देर 2 घंटा बैठा और दादाजी के दिमाग में बात चढ़ी नहीं जो तुमने समझाने के लिए, उसे ढंग से समझा नहीं पाया। ये 2 चीज़ है ना। तो वही चीज़ नींबू करता है, इमली करता है कि हम जो दवाई दे रहे हैं उसकी क्रियाओं को बिगाड़ देता है, ख़त्म नहीं करता, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। तो पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएगा कि साहब मैंने तो आराम के लिए खाया था, परंतु ये दवाई खाया तो मेरी तो बुखार और बढ़ गया, या बुखार तो नहीं आया परंतु इतनी कमजोरी हो गई बिस्तर से नहीं उठ पा रहा हूँ, चक्कर आ रहा है मेरे को। वो डॉक्टर ने दवाई जो दिया तो 2 में से कोई एक चीज़ हो, नींबू खा रहा है वो और आपने दवाई दे दी, ये 2 में से कोई चीज़ हो गया, तो फीवर बढ़ जाएगा या इतना डाउन हो जाएगा 94 में आ जाएगा, ठंडी लगने लगेगी, चक्कर आने लगी, कमजोरी है, क्योंकि उस एनर्जी को आपकी खटाई ने डिस्टर्ब कर गति को बिगाड़ दिया। इसलिए अपन लोग कोशिश करते हैं कि जब तक वो दवाई खाएगा तब तक 3 चीज़ों से दूर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी 32 मेडिसिन का नेचर होता है। अब ये ऊर्जा हमने पिछले बार बताया था कि प्रकृति से हमारे ब्रेन में आती है, हमारे चारों ब्रह्मांड फैलती है, हमारे नर्वस सिस्टम उसको रिसीव करते हैं और रिसीव करके ये पूरा एनर्जी जो है हमारे ब्रेन के अंदर जा करके या सेल के अंदर हर कोशिकाओं के अंदर जा करके जो डीएनए है डीएनए के अंदर जा करके स्टोर होती है। पिछली बार मैंने बताया था आपको जीन्स की साइकिल, मैं पीछे वाला रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज अपन लोग मेडिसिन के बारे में डीएनए में आगे स्टोर हो, और जिसका डीएनए स्ट्रॉन्ग है तो उसको कोई बीमारी हो नहीं सकती। जिसका डीएनए स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, डीएनए जो जीन्स का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रॉन्ग है तो वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। यदि डिस्टर्ब नहीं होगा तो उसको कोई बीमारी होनी चाहिए, क्योंकि यही डीएनए डिस्टर्ब होता है तब बीमारी होती है। अपन देखते ना कि डीएनए की खोज कब हुई थी, मेंडलिन ने किया था, आपने 9th में पढ़ा होगा। मेंडलिन ने वो क्या नाम से मटर की फली को किया था कि लाल फूल वाले मटर को अलग किया था, सफ़ेद फूल वाले को अलग किया, है ना। एक ही पौधे में लाल फूल भी लग रहे हैं और पीले सफ़ेद फूल भी लग रहे हैं, उनको अलग अलग किया। इसी प्रकार से उन्होंने खोज की थी जीन्स के बारे में। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए बनाया डॉक्टर खुराना ने, डीएनए के स्ट्रक्चर डॉक्टर खुराना, ये रायपुर के थे, अपने इंडिया के थे, एमपी के अंदर थे, ये रायपुर के डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, इन्होंने, हाँ डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, पर खोज करते करते में ये डीएनए के स्ट्रक्चर मिल गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर डॉक्टर खुराना ने बनाया था, फिर जीन्स का स्ट्रक्चर।
क्योंकि वो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, पर ये करते करते में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड निकाला उन्हें, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइन और साइटोसिन। ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड निकाला और चारों को जब ढंग से स्थापित किया, एक सीढ़ी टाइप की बन गई और वो डीएनए का उसका नाम दे दिया। ठीक है, तो ये डीएनए जो है ये इसको मजबूत करने का काम हमारे जो एनर्जी जो हम लेते हैं उसको मजबूत करती है। तभी तो हम देखते हैं कि कोई मंदिर में जाता है वो ठीक हो जाता है, कोई दुआ करता है उसमें ठीक हो जाता है, कोई का मनोबल अच्छा रहता है वो अपने आप ठीक हो जाता है बिना दवाई के। ये आपने देखा होगा, मंदिर में जाते हैं उन्होंने कहा माँ मेरा ये काम हो जाएगा, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, या नंगे पर तेरे दर्शन करने आऊँगी, या लौटते हुए तेरे दर्शन करने आऊँगा। अब वो पत्थर की मूर्ति क्या सुनेगी साहब, वो पत्थर की मूर्ति क्या सुनेगी? ये आपका अंदर का डीएनए कि मैंने माँ से मन्नत मांगा हूँ कि मैं ये माँ के यहाँ लौटते हुए जाऊँगा, ज़मीन पे पैदल नहीं जाऊँगा, लौटते हुए ज़मीन में जाऊँगा। ये आपका डीएनए स्ट्रॉन्ग होगा और वो एनर्जी आके आपको ठीक कर ली, डीएनए को, डीएनए स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको बीमारी हट गया, आपका काम हो गया। लेकिन माँ ने कर दिया, माँ ने नहीं किया, तो पत्थर की मूर्ति क्या करेगी? हमारा कॉन्फिडेंस, जैसे आज इतनी सारी बैंक है ना, पर आपका कॉन्फिडेंस किस में? एसबीआई का, कि यार ये बड़ी बैंक है, सरकारी बैंक है और इसका पैसा डूबता नहीं। परंतु ग्रामीण बैंक या छोटी मोटी बहुत सारी बैंकें खुल रही है ना, मानो लूट टपेट करके भाग जाती है। आपने 10 लाख रुपए जमा तो कर दिए, परंतु सोचते रहते कि बैंक का क्या हाल है, जाते रहते उसकी चारों चक्कर लगाते हो। पर एसबीआई में डाल दिए तो चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत करके सो जाएगी, ये डूबने वाला पैसा नहीं है। सब बैंक डूब जाएगा तो एसबीआई नहीं डूबने वाली है ना। तो इसी प्रकार से जो है हमारे शरीर के अंदर ये चीज़ें होती है। तो ये डीएनए स्ट्रॉन्ग करना ये हमने कर लिए तो सब चीज़ क्लियर हो जाती है। तो मंदिर मस्जिद से हमको यही चीज़ मिलती है, मंदिर मस्जिद या आत्मविश्वास ये हमारे डीएनए को स्ट्रॉन्ग करता है। भगवान हमारे अंदर बाहर कहाँ पे? बराबर रजनीश कहते हैं, और बाहर से पुराणों में लिखा, हर जगह लिखा हुआ है कि आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। वो पत्थर की मूर्ति, साईं बाबा की पत्थर की मूर्ति शिरडी में लगी है, मेरे सामने लगी है, पहले उससे छोटी सी मूर्ति थी, अभी 10-15 साल पहले ही उसको स्थापित किया, जयपुर का कोई जिसने बना के लाया। अब जिसने बनाया होगा उसको कितने बार उसको हथौड़ा मारा होगा, कितने बार उसको पैर से और उससे और इससे किया होगा, पर आज देखो उसके उनमें गंदा व्यक्ति नहीं जाएगा, नहा धो के जाएगा, सब कुछ साफ सुथरा जाएगा, शुद्ध विचार वाला जाएगा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जबकि पत्थर की तो है ना। तो सिंपल सी बात है, किसी कवि ने कहा है, एक उसी पत्थर के टुकड़े को गिट्टी बना करके एक बोरी में भर दी गई थी और उसी ट्रक में ये मूर्ति रखी हुई, दोनों आपस में जा रहे थे, क्योंकि उसी पत्थर की टुकड़े से फर्श बनना था, क्योंकि टूटे टुकड़न जो थी उस टुकड़न से फर्श बनना था, कोई पत्थर मूर्ति से बना करके और मूर्ति बना करके उसी में जा रहे हैं मंदिर के निर्माण की। दोनों आपस में बात कर रहे थे, देखा देखो तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तेरे को पूजा जाएगा, और मेरी किस्मत देखो तो मेरे को रौंदा जाएगा, मैं ज़मीन पर डालकर रौंदा जाएगा। तब मूर्ति बोलती गिट्टी से, जो टुकड़े से, कि जितनी चोट खाता है वो उतनी मजबूत होता है, और तूने चोट खाया नहीं, टुकड़े टुकड़े में हो गया, इसलिए तो ज़मीन पे आ गया। और मैंने कितनी बार हथौड़ा मेरे ऊपर पड़ा है, फिर भी मैं 2 टुकड़े में नहीं कन्वर्ट हुआ, इसलिए मैं पूजा जा रहा हूँ। तो हमें भी वही चीज़ करना चाहिए भाई। संघर्ष तो जीवन में करना ही होता है, परंतु जो संघर्ष करते हुए तू बिना टूटे आगे बढ़ेगा वो सफलता करेगा। तो इसी प्रकार से लगता है हमारा डीएनए जो है ये स्ट्रांग होता है, यहीं से हमको प्राप्त होता है। मंदिर मस्जिद में कहीं कुछ नहीं है, सब डीएनए के अंदर का पूरा। और इसी चीज़ को मोदी जी ने ये डीएनए को स्ट्रॉन्ग किया है, मेडिसिन को दी, यदि तुम्हारे शरीर में कमी है तो आप इसकी उपाय करिए। पर लोग करते ना, अच्छा ठीक है तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे ना, तुम कामाख्या देवी की उपासना करो। अच्छा तुम्हें भूत प्रेत लगते ना, तुम काली की उपासना करो। ये इस टाइप की अलग अलग बना दी थी था ना। अब मान लो भाईजानों के लिए, इनके लिए अंदर ये हो रहा ना, तो ये फलानी वो याद पढ़ दो, या फलानी चीज़ हो रही ना तो इसलिए फलानी चीज़ पढ़ दो आप, या फलानी